हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जब भी नए वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी तीसरे नंबर की क्लास है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस के टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, तो प्रत्येक क्लास को आपको ध्यान से देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने पार्ट 1 पहले करवा दिया था, इसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 करवाया था। ठीक है, और अब हम करते हैं पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जी हाँ, ये साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, यहाँ पे इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज़ यूज्ड। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका किस यूज़ में किया जाता है। देखिए, एज एन कंपोजिशन, एज एन रिएक्टर, एज एन एक्सप्लोसिव, या फिर एज एन न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो RDX है उसका यूज किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में, एज एन एक्सप्लोसिव के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। स्किन ट्रीटमेंट्स के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, या फिर कुकिंग ऑयल्स के रूप में, या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, तीनों ही रूप में यहाँ पे बायोकेमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। स्किन जो आपका त्वचा का उपचार होता है उसके अंदर, खाद्य संरक्षक के रूप में, खाना पकाने के तेल के रूप में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों रूप में आपका इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया है, टेल द कंपोजिशन ऑफ ए सोप। साबुन का संगठन बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम साल्ट विद फैटी एसिड्स, पोटेशियम साल्ट विद फैटी एसिड्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट मिक्स्ड विद केमिकल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, जो कंपोजिशन होता है साबुन का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है। देखिए, सोडियम साल्ट विद फैटी एसिड्स भी यूज़ करके बनाया जाता है साबुन। पोटेशियम साल्ट विद फैटी एसिड्स भी यूज़ करके साबुन को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। A एंड B दोनों करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, डिटर्जेंट इज़ डिफाइंड एज। डिटर्जेंट खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो डिटर्जेंट इज़ डिफाइंड एज ए लिक्विड सर्फेक्टेंट, ए लिक्विड सोल्यूबल, या फिर लिक्विड सोवेंट, या फिर लिक्विड सोल्यूशन। तो देखिए, डिटर्जेंट किसके रूप में परिभाषित किया गया है, यहाँ पे एक लिक्विड सर्फेक्टेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, कपड़ों को धोने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो लिक्विड सर्फेक्टेंट के रूप में डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा लगभग। ठीक है, मार्लिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है इनमें से। तो आप सभी को पता होना चाहिए, शायद आई थिंक सभी को पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर होगा यहाँ पे साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, ये दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। निम्नलिखित में से किस उपचार का प्रयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। सेडिमेंटेशन, बॉयलिंग, स्टेरिलाइजेशन, या डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अवसादन, उबालना, कीटाणु शोधन, या फिर आसवन। तो यहाँ पे देखिए, जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि इसमें यूज की जाती है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए,
आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, तो पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो स्टेरिलाइजेशन इसके अंदर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जैविक अशुद्धियों को, बायोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको दूर करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है, कीटाणु शोधन प्रक्रिया इसमें यूज़ की जाती है। और जो सेडिमेंटेशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है, ठीक है, पानी में जो सॉलिड्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो वाटर के अंदर से जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को दूर करने के लिए बॉइलिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो डिस्टिलाइजेशन है, ठीक है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे 2 या 2 से अधिक के केमिकल अगर मिले हुए हैं, ठीक है, 2 या मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अगर केमिकल मिले हुए हैं, अगर उनको आपस में अलग करना है, ठीक है, जैसे A और B प्लस C, 3 केमिकल यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है, मिक्सचर है ये कोई, है ना, इसके अंदर तीनों केमिकल मिक्सअप है और इसके अंदर से अगर कोई आपको B केमिकल इसमें फाइंड आउट अलग करना है, अलग इसको छांटना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कौन सा किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस इसके अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेरिलाइजेशन इसके अंदर यूज हो जाएगा जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल जो स्मोक होती है, रासायनिक स्मोक होती है, प्रकाश रासायनिक स्मोक होती है, ठीक है, उसके अंदर दैट अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट इसमें से नहीं आता, ठीक है, इसको पैदा करने में, मतलब इस जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मोक का घटक नहीं है जो गर्म, शुष्क और धूप जलवायु में होता है। जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो कौन सी जलवायु में होती है, गर्म, शुष्क और धूप जलवायु में, ठीक है। तो इसके अंदर एक फोटोकेमिकल सिचुएशन ये पैदा होती है, ठीक है, रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा नहीं होता है इसके अंदर यूज, NO2, O3, SO3 या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें कौन सा घटक नहीं होता है इसका, प्रकाश रासायनिक स्मोक का। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे SO3। SO3 को छोड़कर सभी चीज़ें क्या है यहाँ पे प्रकाश रासायनिक जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके घटक हैं। जो फोटोकेमिकल PCS होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, PCS। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें आती हैं। यहाँ पे NO2 भी आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ओजोन भी आता है O3, ठीक है, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर यहाँ पे क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ये काम आते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाने के अंदर ये काम आते हैं। लेकिन जो SO3 है वो इसके अंदर यूज़ नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। देखिए इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके अलावा देखिए ओजोन, CH4 मतलब कि मीथेन, और H2O वेपर, जो H2O वेपर होती है, ठीक है, तो जलवाष्प जिसको हम बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी तीनों चीज़ें क्या है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज के बनाने में ये काम आते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी यहाँ पे, O3, CH4, H2O वेपर, ठीक है, ये तीनों है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज में इसमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपसे पूछा गया है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियोधर्मिता का आविष्कारक इनमें से कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, क्यूरी, हेनरी बैकुरल या फिर रदरफोर्ड। यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हेनरी बैकुरल, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बैकुरल क्या है, रेडियो एक्टिविटी के इन्वेंटर है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो रेडियोधर्मिता है उसके आविष्कारक कौन है, हेनरी बैकुरल है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। C ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा तो वो भी आपको याद रखनी है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनविजिबल रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम न्यूक्लियस हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाभिक से निकलने वाले निम्नलिखित में से किस अदृश्य विकिरण की भेदन शक्ति का अधिकतम मान होता है, ये आपसे पूछा गया है। पेनिट्रेटिंग पावर पूछा गया है कि इनमें से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 3 देर के यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो
सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए गामा किरण सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उससे कम होती है यहाँ पे बीटा की, फिर उससे कम होती है अल्फ़ा की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गामा रेज होती है, ठीक है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, और अल्फ़ा रेज होती है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गामा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें भी देखिए यही पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज, जो ऋणात्मक रूप से आवेशित है वो कौन सा है इनमें से, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, या फिर एक्सरे है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहले बता दिया था अल्फ़ा पे क्या होता है, अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीटा पे क्या होता है, बीटा नेगेटिव होता है, गामा पे क्या होता है, यहाँ पे गामा न्यूट्रल होता है, और एक्सरे भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज कौन सा है इनमें से, तो बीटा हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर कौन सा मिलेगा, ए। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे ए आप ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे बीटा रेज होगा। ठीक है, बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव, रट्टा मार लीजिए बस। गामा के ऊपर न्यूट्रल होती है, और एक्सरे है वो भी न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा में से किसका अनुमान लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसका अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज ऑफ ह्यूमन बींग, एज ऑफ फॉसिल्स, डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर प्योरिटी ऑफ मेटल्स। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एज ऑफ फॉसिल्स यहाँ पे पता लगाया जाता है किसके द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, द आइसोटोप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन विच, द आइसोटोप एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी डिफरेंट। बी ऑप्शन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी डिफरेंट। सी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर सेम। डी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी डिफरेंट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का आइसोटोप क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, उसमें डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक होता है जिसमें, किसी भी परमाणु नाभिक का समस्थानिक होता है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ इज डन बाय विच मैथड। तो पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, कौन सी जो इसमें मेथड है उसके द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, या फिर एटॉमिक क्लॉक, या फिर बायो क्लॉक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा आपके सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना सब। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जितने भी सेट आपको मैंने करवाए हैं टेस्ट के, ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको 24 मार्क्स अगर आपको एग्जाम में लाने हैं तो सभी को ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटलाइजेशन, या फिर सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो क्या हो जाता है, एटम क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर दान करते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, नेचर क्या कहलाएगी। ठीक है,
टेंडेंसी क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आपका रिडक्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिडक्शन टेक्निक कहलाती है। ठीक है, तो रिडक्शन जो अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, ना कि त्यागे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रिडक्शन टेक्निक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, पॉलीमराइजेशन का या फिर गैल्वेनाइजेशन का। तो देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो लोहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर जंग लगती है तो उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा यहाँ पे, अगर लोहे पर जंग लगती है तो लोहा क्या होता है, भारी होने लगता है। कहने मतलब है कि उसके ऊपर रस्ट जमा होने लगती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस का ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, जब लोहे पर जंग किस प्रकार से लगती है, लोहा पड़ा रहता है, उसके ऊपर पानी लगता रहता है किसी प्रकार से, या फिर जो एनवायरनमेंट की जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसके थ्रू भी लोहे पर रस्ट लगना चालू हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप, चाहे बरसात नहीं हो लेकिन किसी भी चीज़ को आप बाहर रख दो तो उसके ऊपर रस्टिंग चालू हो जाती है, क्योंकि जो वातावरण से की जो नमी होती है, ठीक है, उसके कारण ये रस्टिंग होना चालू हो जाती है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ये होने लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहली बार पीएच का मान किसके द्वारा दिया गया, कहने मतलब द फर्स्ट टाइम पीएच वैल्यू मेजरमेंट इज डन बाय विच, लेवासिए, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो लेवासिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है लेवाशियो को। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स प्रिस्टले को ने किसकी खोज की थी, तो प्रिस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की, ठीक है, O2 की। कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी, H2 की, हाइड्रोजन की। तो सोरेनसन ने किसकी खोज की, फिर आंसर होगा आपका आपके पीएच मान की। ठीक है, तो पीएच मान की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोरेनसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, औसत मान कितना होता है मानव रक्त का, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका औसत पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। सभी को पता होगा शायद इसका ना, आंसर होगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क इज, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एवरेज पीएच वैल्यू पूछा जाएगा हमेशा आपसे, है ना। तो एवरेज पीएच वैल्यू कितनी होती है मिल्क की, दूध की कितनी होती है, यहाँ पे 6.6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रट्टा मार लेना इन सभी चीज़ों को, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे ना, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, सभी को पता होगा यहाँ पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो 7 होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो याद रखना सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन जो ह्यूमन यूरिन होता है, ठीक है, मानव मूत्र होता है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ मैं, देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे 2, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। बताना है यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो एवरेज पीएच मान आपसे मैं पूछा है आपसे मैंने, जो ह्यूमन यूरिन होता है, ठीक है, उसका। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन कैसे, देखिए जो ह्यूमन यूरिन होता है, ठीक है, उसका एवरेज पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो 4.5 to 8 इसकी एवरेज वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपका यहाँ पे अगर 4.5 to 8 नहीं दे रखा है अगर यहाँ से ना, तब आपका आंसर होगा यहाँ पे 6 to 8 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे तो प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है वो होगा आपका 7, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड विल यू ऑल, बाय।